हेलो गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज से हम लोग 2026 एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम इन पूरी क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करेंगे और साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आने वाले अपकमिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन पूरे सेशन में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से और टिप्स पे याद हो जाएगी। इसी तरह से मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पूरा चैप्टर 1 से लेकर 12 तक एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे, आज की टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 क्या होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। ये चैप्टर का लेआउट है जिसमें हम फीचर्स की बात करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी। आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पे हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे 1947 से आज तक क्या इकोनॉमी में चेंजेस आया है, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे अच्छे अच्छे गुड्स अपने कंट्रीज़ में ले गए और ख़राब गुड्स को लाके हमारी कंट्री में उन्होंने सेल किया, और कैसे हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी इंडस्ट्री को, कैसे हमारे फॉरेन सेक्टर को उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। तो ये कंप्लीट जानकारी इन क्लासेस में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल कैसे थी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया की इकोनॉमी में ब्रिटिश के रूल में, कैसे इन्होंने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेशन किया और इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपने आप को कैसे कवर करने की कोशिश करी। तो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल, तो हम सबको पता है जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट एंड प्रोस्पेरिटस इकोनॉमी थी। मतलब प्रोस्पेरिस का मतलब होता है कि हर जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड हुआ करती थी। ठीक है। एग्रीकल्चर के फ्रंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, हम सब जानते हैं हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऑनर ऑफ द लैंड की तरह काम करते थे और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। और हमारा जो एक्सपोर्ट था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो सिल्क हो, वो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस था। वहाँ इंडिया के लोग जो बनाते थे वो पूरी दुनिया में बिकता था। ठीक है। चाहे वो स्टोन का वर्क हो, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो क्वालिटी किसी भी तरह की हो, इंडिया का एक्सपोर्ट जो था हैंडीक्राफ्ट, वो गोल्ड उसके बदले में हमें देखने को मिलता था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया, इसको आप बना लीजिएगा नोटबुक और पेन, जैसे मैं मैक्रो में है वैसे ही आप लेके रखिएगा अपने साथ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने भी आपको बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया का जो गुड्स था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो इंडिया बाहर की कंट्रीज़ को गुड्स बेचता था, अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हम लोग हाथ से बनाते थे, और उसके बदले में भारत को क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। बताइए, सोचिए कितना सारा गोल्ड होगा। ये कब की बात है, ये बात है बिफोर ब्रिटिशर्स से आने से पहले और मुगल से पहले। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, बाहर की कंट्रीज़ में जाता था, उसके बदले में इंडिया को क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन, ये जो चीज़ यहाँ पे समझाई है। बट बिफोर ब्रिटिशर्स और आफ्टर ब्रिटिशर्स क्या हुआ, आफ्टर ब्रिटिशर्स या ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स भी बोल सकते हैं, कि इंडिया की हालात ब्रिटिशर्स ने ऐसे कर दिए, पहले हम अपना हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया को देते थे, अब इंडिया अपना रॉ मटेरियल इन लोगों को देती थी और उसके बदले में हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। बताइए, हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई कि हम गुड्स को भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो ये था ब्रिटिशर, बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया गोल्ड लेता था बदले में, और आज के टाइम में इतना भी नहीं है कि हम अपना रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कच्चा माल दे रहे हैं और उसे फिनिश गुड्स, हमारे पास मशीन्स नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास स्किल प्रोडक्शन करने के लिए चीज़ें नहीं है, तो हमें अपना रॉ मटेरियल दे के और बाहर के कंट्री से क्या करना पड़ रहा है,
अच्छा गुड्स खरीदना पड़ रहा है। तो ये इंडिया के हालात ब्रिटिशर्स ने कर दिए थे। और इसको डिटेल में जानेंगे तो यहाँ यही है कि एक्सप्लोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक्सप्लॉइट किया इंडिया की इकोनॉमी को। और सारा कॉलोनियल एक्सप्लोर, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनीज बना बना के, जैसे पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर इंटरनेशनल। यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं, सप्लाई और डिमांड साइड। ये जो वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ समझाई। ऑन द सप्लाई साइड की बात करें, द ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो बाहर लेके जाते थे, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे होते थे और उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ब्रिटेन की नीड्स को फुलफिल करता था। और डिमांड साइड की बात करें तो इंडिया की मार्केट डिमांड डेस्टिनेशन और ब्रिटिश गुड्स की बना दी, क्योंकि राज उनका था, सब कुछ उनका था, तो उन्होंने हमें आदत डाल दी अपने ब्रिटिश गुड्स को कंजम्पशन करने के लिए। तो आप सोचो कैसी हमारी इकोनॉमी रही होगी पहले और कैसी ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी को मोल्ड कर दिया। अब एक एक चीज़ को आगे जानेंगे, क्या किस तरह से हमारी इकोनॉमी को उन्होंने ख़राब किया। तो ये ओवरऑल फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, इसका बहुत सिंपल से मतलब है कि जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है ना, वो ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हमें ग्रोथ का मतलब पता है, हमें आगे बढ़ना। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ ना के बराबर होगी या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, हो सकता है डाउनफॉल में भी चली जाए। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, जिसका मतलब था शोज लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ इनकम। ना तो हमारी कोई इनकम बढ़ रही थी, ना हमारे कोई एक्सपेंडिचर्स प्रॉपर तरीके से हो रहे थे, तो सब कुछ हमारा स्टैग्नेंट था, मतलब एक तरह से स्टेबल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने नेशनल इनकम को कभी निकालने की कोशिश नहीं करी, ना ही कोई पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है बोर्ड्स में, ध्यान से देखिएगा। तो दादा भाई नडूजे थे, विलियम डिगबाय थे, फिनले शिराज थे, VKRB रॉय थे, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करी। लेकिन जब इन्होंने नेशनल इनकम निकाला, पर कैपिटा इनकम निकाला, तो इंडिया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलनी थी। और आपको क्या हो रहा था, इतना भी नहीं था कि हम अपने फुलफिल नीड्स को कर सकें। सेकंड है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड इकोनॉमी नाम से समझ में आ रहा है, जिस इकोनॉमी में बहुत सी क्या है, बैकवर्डनेस है। बैकवर्डनेस का मतलब क्या होता है? बैकवर्डनेस का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, मतलब हमें रोटी कपड़ा मकान की भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, जिसमें पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम थी। देखिए, तो बैकवर्ड इकोनॉमी कह रहा है इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करें तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। कितनी थी? 230 रुपये थी। और ज़्यादातर बल्क ऑफ पॉपुलेशन हमारी किस में थी? पुअर थी, वेरी पुअर थी बल्कि। और ना रोटी मिल रही थी, ना फूड मिल रहा था, ना शेल्टर मिल रहा था, ना क्लॉथिंग मिल रहा था। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का नाम अगर आपको याद रखना है तो बस आपको फूड शेल्टर क्लॉथ की शॉर्टेज से आप इसको पॉइंट बना सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी से, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हम सब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी जो था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। तो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इंगेज थी? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। और ये लोग इतना ही बनाते थे कि अपने लिए ये चीज़ों को क्या केवल और केवल अपने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए बनाते थे, जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग लिख लीजिए, आगे बहुत बार रिपीट होगा। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब फार्मर केवल अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए बना रहा है, ना कि बेचने के पर्पस के लिए बना रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था? हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। जैसे जयपुर, आज भी हम देखते हैं जयपुर राजस्थान के प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको सिस्टमैटिक डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतना अच्छे से काम कर रही थी, उसको भी ख़राब कर दिया, ठीक है। हर इंसान एग्रीकल्चर कर रहा था, अपना सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहा था, वो भी ख़त्म कर दिया। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को दी। हमारा इकोनॉमी क्या करता था? हमारा इकोनॉमी पूरी दुनिया को गुड्स देता था, और आज के टाइम में ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम दूसरी कंट्री से गुड्स ले रहे हैं।
ठीक है, जिसको बोला गया है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट हो गए? इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए। इवन हमें साइकिल भी चाहिए ना, बाइसिकल हो गई, मेडिसिन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी हम दूसरी कंट्रीज़ पर निर्भर हो गए थे। द कंट्री वॉज हैवली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट, पर्टिकुलरली मशीन रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। आर्म फोर्सेस हो गए, ये हम सब फॉरेन इंपोर्ट्स करते थे। इवन देखो साइकिल, स्विंग मशीन, मेडिसिन, ये सब भी हम लोग इंपोर्ट करने लगे। तो कितनी बुरी हालत हुई होगी ब्रिटिशर्स के टाइम पे भारत की। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे। अर्बनाइजेशन बहुत ही लिमिटेड था। अर्बनाइजेशन मतलब शहरी इलाके जो थे हमारे पास बहुत कम थे। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। ठीक है, 85% लोग विलेजेस में रहते थे और शहरों में बहुत कम रहते थे। मुश्किल से 15% लोग शहरों में रहते थे। ठीक है, अब शहरों में रहते नहीं हैं, गांव में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। गांव में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? केवल एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर से इतनी इनकम तो होती नहीं थी, तो लोग और बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे थे। सेमी फेडरल इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी नाइदर होली सेमी और कैपिटलिस्टिक। ना ही वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, ना ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। मतलब ना ही वो मार्केट फोर्सेस पे काम कर रही है, ना वो सोशल वेलफेयर पे काम कर रही है। वो पता ही नहीं किस तरीके से काम कर रही है। जैसे अंग्रेज चला रहे हैं वैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी, अगर ये आपको याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो आगे आने वाले सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ईजिली काम करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर किस ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद हमारा फॉरेन सेक्टर्स ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो आज हम बात करेंगे केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर हम इंडस्ट्रियल पे आएंगे, फिर हम फॉरेन ट्रेड पे आएंगे। ठीक है, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर है, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। तो इस पूरी क्लास में टिल एंड तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन लेते हैं। तो आइए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है देख लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ एग्रीगेन इकोनॉमी। एग्रीगेन इकोनॉमी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी हमारी। हम सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हमने पढ़ा 80% से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, अपने लिवलीहुड जीने के लिए वो इतना ही बनाते थे जी, उसको अपना चल रहा था, उनका बढ़िया काम चल रहा था। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला फीचर क्या बताया? सबसे पहला फीचर बताया लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। अब कौन सा डाटा आपको याद करना है, कौन सा नहीं याद करना है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लो प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट। जितना भी टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम था। और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक लैंड में हमने कितना प्रोडक्शन किया, तो ये भी कम है और टोटल आउटपुट भी हमारा कम है। बस आपको इसमें ये वाली लाइन याद करनी है, ये डाटा आपको याद नहीं करना है। लो प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? फिर से देख लो। लो प्रोडक्टिव का मतलब है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। बस ये डाटा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझना, ये मैं आपको यहाँ एक पिरामिड करके बता देता हूँ। लैंड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, ठीक है, कैसे अंग्रेज़ों ने, कैसे ज़मींदारों ने, कैसे मिलके किसानों को नुकसान पहुँचाया। अब देखो क्या है, यहाँ पे 3 लोग हैं। एक है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की सरकार। एक है टिलर ऑफ द सॉइल, जिसको हम क्या बोलेंगे? टिलर ऑफ द सॉइल है फार्मर। ठीक है, और एक है आपका ऑनर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल कौन है? ज़मींदार है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब फार्मर को दिक्कत होगी तो फार्मर कहाँ जाएगा? या तो ज़मींदार के पास जाएगा या फार्मर ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। अब इतनी तो हिम्मत होती नहीं थी फार्मर्स के पास तो सीधे ब्रिटिशर्स के पास जाए, तो किसके पास जाते थे? केवल ज़मींदार के पास जाते थे। तो इसमें पूरे में सिस्टम में क्या कह रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जो ये किसान है और जो ये ज़मींदार है, ज़मींदार ने किसानों को बहुत प्रॉब्लम दी। ठीक है, सपोज़ कोई किसान 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहा है। अब ज़मीन तो ज़मींदारों की है, तो उसको ज़मींदार, जब फार्मर्स क्या करते थे, 100 रुपये कमा के इनको दे देते थे। अब 100 रुपये में से के मुश्किल से 2 या 3 रुपये इनको लुटाते थे। ये सारा का सारा ज़मींदार अपने
ऐशो आराम पे खर्च कर देते थे, अपनी लग्जरी पे खर्च कर देते थे, या कुछ पैसा फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। अब ये शिकायत करने बेचारे कहाँ जाएंगे, इनकी ज़मीनें भी नहीं हैं, ऐसा ऐसा जो मिल रहा है वही खा लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा नहीं सकते थे, इतने बड़े बड़े वो लोग होते थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इसमें यही समझाया है। यहाँ पे 3 लोग हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मैंने आपको समझा दिया। अमंग द गवर्नमेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, दिस इज पॉपुलरली नोन एज जमींदार सिस्टम। ठीक है, इसमें हुआ क्या, द जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ऑनर। जैसे मैंने आपको बताया, ये परमानेंट ऑनर है। विच इम्प्लाइड द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टिवेटर। और ये प्रॉफिट किससे जनरेट कर रहे हैं, फार्मर से जनरेट कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटर। द जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट। अब ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में पैसा किसको दे रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या इनका उखाड़ लेगी, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। अब ये शिकायत लेकर अगर फार्मर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा और उल्टा इनको हड़का देगा, क्योंकि ज़मींदार कुछ पैसा खिला रहे हैं, घूस खिला रहे हैं, ऐसे समझ लो इनको। ठीक है, तो फार्मर कहाँ जाएगा। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम टिलर। अब ये जितना इनको बर्बाद कर सकते थे उतना ज़मींदार उनको परेशान करने लगे। ठीक है, देखो लिखा है ना, द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर ऑफ द, जितना वो कर सकते थे उतना परेशान करने लगे। इनफैक्ट द ओनली इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन। इनको केवल रेवेन्यू से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं है कि फार्मर कैसे किसानी कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसके पास पानी है या नहीं है, उसके पास केमिकल है या नहीं है, फर्टिलाइजर्स है या नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि फार्मर बेचारा पूरी तरह से रेन पर डिपेंडेंट था, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी वरना नहीं होगी। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। द जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम वर अलार्मिंग द फार्मर एंड फार्मिंग। अब क्या हुआ, अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन किया ज़मींदार ने, किसका, फार्मर्स का। रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रीक्वेंटली रेज, और इन्होंने दिन ब दिन पैसे बढ़ाते गए और एक टाइम आया फार्मर्स ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। टिलर वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। अब इन किसानों की कुछ ज़मीनें थी, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने किसानों ने ज़मींदारों पे अपनी ज़मीनें गिरवी रखी और ये पैसा चुका नहीं पाए, तो ये ज़मींदार इनकी ज़मीन के क्या हो गए, मालिक बन गए। ठीक है, फार्मर इवन टफ was the principal source of livelihood was driving to deep backwardness and long period of stagnation, जिसकी वजह से किसान और ख़राब और एक टाइम आया उनने आत्महत्या कर ली। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमने देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। पहले किसान क्या करता था, देखिए फार्मर जो था ना, पहले फार्मर्स वीट, राइस, पल्सेस ऐसी चीज़ें उगाता था। तो इसमें से तो थोड़ा बहुत चोरी छुपे ये अपने घर ले जाता था, ज़मींदार को देता तो था लेकिन थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें घर ले जाता था। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स गए किसके पास, ज़मींदारों के पास। उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार से कहा कि ज़मींदार सुनो, अब हमें तुम्हारी फार्मिंग से इंडिगो चाहिए, जूट चाहिए, कॉटन चाहिए, जिससे ये तीनों चीज़ें अपने देश ले जा सकें, ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन में या और कंट्रीज़ में ले जा सकें। वहाँ से इंडिया से तो ये रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं ये सब, और इंडिया में वापस लाके इसको फिनिश गुड्स में बेचते थे। ठीक है, अब देखो कितना बुरा हाल हुआ। पहले जो किसान था वो ये सब बना लेता था, बचा लेता था थोड़ा, अब इसको बचा के क्या करेगा, ना वो बेच सकता, ना उसे मार्केटिंग करना आता, ना कुछ करना आता। तो अब ज़मींदारों ने किसानों को ये उगाने के लिए बोल दिया। अब किसान और परेशान हो गए। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू द सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन। पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत कर लेता था, अब सब्सिस्टेंस से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग कर लिया। फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, जैसे मैंने आपको बताया, एज इट रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइनिंग ब्लीचिंग टेक्सटाइल। द फार्मर वर आइदर लेड फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट तो देते थे लेकिन बहुत कम देते थे। ठीक, समझ में आ गई बात। प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स, और आपका ये सब चीज़ें इन्हें प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किधर जाने लगे, कैश क्रॉप्स पे जाने लगे। आप ये एक बार देख लो, ये क्या है, ये आपको बोल रहा है, एक है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किसान किधर जाने लगा, किसान क्या उसको ज़बरदस्ती कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। एक होती है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग यानी कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स किसे बोला जाता है, कैश क्रॉप बोला जाता है जैसे इंडिगो,
जूट, टेक्सटाइल के लिए, ये सब चीज़ें, इनको कैश क्रॉप बोला जाता है। तो देखो फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स को देखने को मिला। ठीक है, अब ज़मींदार, मैंने आपको बताया ज़मींदार है वो अपना लग्जरी पे पैसा खर्च कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहा है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसानों के पास ज़मीनें तो थी, लेकिन उसको अच्छी फर्टिलिटी के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो ये लिखा हुआ है, ज़्यादातर लोग किसान रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ज़मींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर करने के लिए ज़मीनों पे। एग्रीकल्चर वॉज हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बारिश पर डिपेंडेंट था, और हमेशा अनसर्टेन था, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। फ्लड कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं था, बेचारों ने फसल बनाई, बाढ़ आ गई, सब बह गई। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिली, किसको? ज़मींदार को। उसके बाद है गल्फ बिटवीन ऑनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन वही है फार्मर और आपका ज़मींदार, इन दोनों में डिस्प्यूट्स थे। डिस्प्यूट्स क्या थे? एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज was characterized by a huge gulf between owner of the soil and other hand tiller of the soil. While the owner share output, they seldom hardly share the cost of production. मतलब 100 रुपये का काम अगर किसान ने किया है तो मुश्किल से 2 या 3 या 5 रुपये ये किसान को देते थे, बाकी सारा पैसा अपने पास लग देते थे और लग्जरी पे खर्च करते थे। Thus the tiller of the soil did not have resources to invest. अब उनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई और जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी कम होना शुरू हो गया, और फिर वो चीज़ ने स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस का एक रूप ले लिया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? उसके बाद इन्होंने बताया है इसके बाद आपको स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब किसानों के पास ज़मीनें तो बहुत छोटी छोटी थी, उस पर भी एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ। ठीक है, अब किसान ने कैसे ना कैसे करके यहाँ पे अपना पानी के लिए सिंचाई का सिस्टम बना लिया। अब यहाँ पे अलग बनाएगा, यहाँ पे अलग बनाएगा, यहाँ पे अलग बनाएगा, तो उसको कितना महंगा पड़ा ये सब चीज़ें। अगर ये सब एक जगह होती तो एक जगह बना लेता, उससे सिंचाई कर लेता। तो यही बात बताया है। लैंड होल्डिंग वॉज बोथ स्मॉल, एक तो छोटा भी था और बिखरा हुआ था। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, जिससे अनइकोनॉमिक था, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो इतना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो जिसकी वजह से किसानों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस मैंने आपको बताया, फिर से सुन लो। सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले के किसान केवल और केवल इतना बनाते थे कि वो सेल्फ कंजम्पशन कर सकें। ठीक है, वो मार्केट में बेचने के पर्पज से नहीं करते थे। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे तो फार्मिंग हैज टेकन मोस्टली मीन्स फॉर सबसिस्टेंस, मतलब सेल्फ कंजम्पशन। सबसिस्टेंट फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, देयर इज अ लिटिल सरप्लस सेल फॉर मार्केट, बहुत कुछ बचता था तो बेच देते थे, अदरवाइज अपने यूज़ में ले लेते थे। उनका कोई भी नज़रिया नहीं था कॉमर्शियल आउटलुक चीज़ों को देखने का। ठीक है, अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दो कैरेक्टरिस्टिक हुए, एक तो बैकवर्डनेस हमारी एग्रीकल्चर हो गई और स्टेगनेंट हो गया। बैकवर्डनेस में हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी और सबसिस्टेंस आउटलुक था। वहीं स्टेगनेंट की बात करें तो बहुत लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत ख़राब था, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, और जिससे गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल आपको देखने को मिला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का टॉपिक हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल यानी फॉरेन सेक्टर। आई होप आपको ये एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो आगे हम इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, तो ये सारे नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या आपको इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर की इंडस्ट्री या इंटरनेशनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको